साल 2014 से 2020 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जो 6 साल थे ना, काफी उतार चढ़ाव वाले रहे। एक तरफ तो बातें थी तेज विकास की, बड़े बड़े वादों की, और दूसरी तरफ थी एक बिल्कुल अलग सच्चाई। आज हम एक रिसर्च पेपर के आधार पर इसी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं कि आखिर चल क्या रहा था। तो आखिर हुआ क्या था? एक वक्त पर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ गई? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फिर आता है साल 2020 और साथ में लाता है एक ऐसा आंकड़ा जो सबको चौंका देता है, -8.87%। सोचिए, जीडीपी में इतनी बड़ी गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये तो एक अलार्म था, एक घंटी थी कि भाई कुछ तो बहुत गड़बड़ है। तो सवाल ये है कि इस गिरावट के पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक तरह से इकोनॉमी का पूरा हेल्थ चेकअप करेंगे। पहले मंदी को समझेंगे, फिर कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर का हाल देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2014 में उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन ये रिसर्च पेपर बताता है कि ग्रोथ के धीमे होने के संकेत तभी से मिलने लगे थे। कोविड-19 ने तो बस आप कह सकते हैं आग में घी का काम किया, लेकिन चिंगारी तो पहले से ही सुलग रही थी। अब अपनी जांच में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं कृषि क्षेत्र पर। इसे अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे इकोनॉमी की ये रीढ़ कितनी मजबूत थी। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े एक अजीब सी कहानी बताते हैं। एक तरफ विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, लेकिन कृषि की जो ग्रोथ रेट थी वो पिछले 6 सालों में 2.8 से 2.9% के बीच ही मानो फंसकर रह गई थी। मतलब जिस सेक्टर पर देश की इतनी बड़ी आबादी निर्भर है, वो एक तरह से ठहरा हुआ था। अब किसानों की इस परेशानी को कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। पीएम किसान योजना लॉन्च की गई। इसका मकसद था किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में इनकम सपोर्ट देना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे असल समस्या हल हुई? कृषि विश्लेषक देवेंद्र शर्मा के मुताबिक जवाब है नहीं। उनका तो ये तक कहना है कि किसानों की इनकम साल 2000 से ही नहीं बढ़ी है। मतलब 2 दशकों से ज्यादा का वक्त और किसानों की आर्थिक हालत जस की तस। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। और इस आर्थिक ठहराव का असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगियों पर दिख रहा था। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 1995 से 2018 के बीच 3,53,000 से भी ज्यादा किसानों ने अपनी जान ले ली। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि आर्थिक डेटा के पीछे कितना इंसानी दर्द छिपा होता है। चलिए अब रुख करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की ओर। इस सेक्टर ने इस दौरान न सिर्फ बड़े नीतिगत झटके झेले, बल्कि एक बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव का केंद्र भी यही था। इस दौर में इंडस्ट्री को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे। पहला, नवंबर 2016 में डीमोनेटाइजेशन, जिसने खासकर छोटे बिजनेस की कमर तोड़ दी। और इसके कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2017 में आ गया जीएसटी। ये पेपर कहता है कि इसे जिस तरह जल्दबाजी में लागू किया गया, उससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार और भी धीमी हो गई। इसी बीच मेक इन इंडिया जैसी एक बहुत बड़ी पहल शुरू हुई, और इसके लक्ष्य बहुत ही ऊंचे थे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को हर साल 12 से 14% तक ले जाना और 2022 तक 10 करोड़ नई नौकरियां बनाना। तो सवाल उठता है कि ये पहल अपने इतने बड़े बड़े लक्ष्यों तक पहुंची क्यों नहीं? इस विश्लेषण के मुताबिक इसके 3 मेन कारण थे। पहला, जो टारगेट्स थे वो ही असल में अनरियलिस्टिक थे, मतलब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरा, एक साथ इतने सारे सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया कि जो मेन फोकस था वही कहीं खो गया। और तीसरा, टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। उस वक्त पूरी दुनिया की इकोनॉमी में उथल-पुथल मची हुई थी, जो एक बहुत बड़ी रुकावट बनी। इंडस्ट्री की इस हालत का सबसे सीधा और बुरा असर पड़ा रोजगार पर। और जब सरकारी आंकड़े बाहर आए तो उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने रखी। 2017-18 में बेरोजगारी पिछले 45 सालों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। अगर इन आंकड़ों में थोड़ा और गहरा जाएं तो ओवरऑल बेरोजगारी दर 6.1% थी। लेकिन यहाँ एक साफ फर्क दिखता है। शहरों में हालात ज्यादा खराब थे, जहां ये दर 7.8% थी, जबकि गांवों में ये 5.3% थी। अब हम आते हैं अपनी जांच के आखिरी और सबसे बड़े हिस्से, यानी सर्विस सेक्टर पर। इसे भारतीय जीडीपी का मेन इंजन माना जाता है। तो जरा देखते हैं कि इस इंजन का परफॉर्मेंस कैसा रहा।
सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सेक्टर है कितना बड़ा। सर्विस सेक्टर भारत की जीडीपी में अकेले ही लगभग 60% का योगदान देता है और प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन इकोनॉमी का यह सबसे मजबूत इंजन भी मंदी की मार से बच नहीं पाया। ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट जैसे जरूरी सेक्टर्स में तो 21% की भारी गिरावट आई। ये अपने आप में एक सबूत था कि संकट कितना गहरा था और अर्थव्यवस्था का कोई भी कोना इससे अछूता नहीं था। तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इन तीनों की ये 7 साल की हेल्थ चेक रिपोर्ट देखने के बाद अब वक्त है एक बड़ी तस्वीर देखने का और ये समझने का कि यहाँ से आगे का रास्ता आखिर जाता कहाँ है। ये टेबल एक तरह से इस पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, 2016 तक ग्रोथ 7% से ऊपर थी और उसके बाद ये लगातार फिसलती चली गई। 2019 में 3% से भी नीचे और फिर 2020 में तो पूरी तरह से कोलैप्स। ये नंबर्स एक बीमार होती अर्थव्यवस्था की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण के आखिर में ये पेपर भविष्य को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं भी सामने रखता है, जैसे कि बढ़ता निजीकरण, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, लगातार बनी हुई गरीबी और भूखमरी, बढ़ती महंगाई और लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। ये सब आने वाले वक्त की बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। तो अंत में हम सब इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इतनी बड़ी उथल-पुथल के दौर से गुजरने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।